पांचवें दिन हमारे दरमियान एक सुते हुए चेहरे वाले दराज कामत शख्स का इजाफा हो गया। सपाट चेहरे और जर्द आंखों वाले उस शख्स में कोई कशिश नहीं थी और उससे गुफ्तगू करना भी नागवार खातिर था। ये दानिश रमजी था। आपसे मिलकर मुसर्रत हुई मिस्टर अली। उसका लहजा भी उसके बेतासुर चेहरे की मानंद था। मैंने कहा, हम बेचैनी से आपके मुंतजर थे। वो बोला, मैंने वक्त से पहले आना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा, आपको यकीन था कि हम बाआफियत यहाँ पहुंच चुके होंगे। उसने कहा, शहनाज मरज़ूका ने शायद अपना मुकम्मल तारुफ आपसे नहीं करवाया। वो ए ग्रेड की खातून है और जो काम उनके सुपुर्द होता है उसकी तकमील का हमें यकीन होता है। मैंने कहा, खूब, बड़ी मुसरत की बात है कि आप लोग एक दूसरे पर इस कदर एतमाद करते हैं। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अब आइंदा का क्या प्रोग्राम है? उसने कहा, सूरत हाल जिस कदर खतरनाक हो गई है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते मिस्टर अली। हम लोग एक दूसरे के मशागिल की खोज में नहीं रहते, लेकिन आपके बारे में प्रोग्राम तरतीब देते हुए खासी तफसीलात मालूम हो गई। मिस्टर आकिल तिवारू उनकी कैद में हलाक हो चुके हैं। मार्शल केहान का ख्याल है कि आपके पास इसराइल के एटमी मंसूबे की तफसीलात मौजूद हैं और वो किसी कीमत पर आपको इसराइल से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इस मकसद के लिए उसने जो कुछ किया वो काबिल तारीफ भी है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी। मैंने कहा, मार्शल केहान कौन है? वो बोला, इसराइली सीक्रेट सर्विस का एक शैतानी जहन। उसने ऐसे इंतजामात किए हैं कि चींटी भी नजर में आए बगैर इसराइली सरहदों को उबूर न कर सके। फिदाइन के बहुत से मंसूबे इसी वजह से मुतासिर हुए हैं। मैंने कहा, गोया मेरा भी यहाँ से निकलना मुश्किल है। उसने कहा, यह काम अगर 10 घंटे के अंदर ना हो सका तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, आपको 10 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाना है, लेकिन आपकी मंजिल शाम, लबनान या उर्दन नहीं बल्कि मगरबी जर्मनी होगी। आपको बॉन जाना होगा। मैंने पूछा, वो क्यों? उसने कहा, लुइस हार्बिन नामी एक शख्स को मैंने अगवा किया है और इस वक्त वो मेरी कैद में है। उसके सारे कागजात भी मेरे पास हैं। उसकी यहाँ आमद बहुत पुरस्कार अंदाज में हुई है और हम ये नहीं जानते कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, लेकिन 10 घंटे के बाद उसे IL के एक तैयारे से बॉन के लिए परवाज करना है। इस वक्त इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। आपके लिए मार्शल केहान जबरदस्त इंतजामात कर रहा है और हमें खतरा है कि वो बहुत जल्द इतने मजबूत जाल फैला देगा कि इस छोटे से मुल्क इसराइल से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसराइली एजेंट किसी कीमत पर भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके एटमी राज फलस्तीनियों के हाथ लग जाएं। मैं मुतफक्किर अंदाज में दानिश रमजी की शक्ल देख रहा था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन तुम कहते हो दानिश के लुइस हार्बिन के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। दानिश ने कहा, हाँ, हमें फौरी तौर पर किसी ऐसे किरदार की जरूरत थी जो हमारे किसी काम आ सके और यही शख्स ऐसा नजर आया जिसके रूप में आपको इसराइल से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कहा, फर्ज करो मैं बॉन पहुंच गया तो मुझे वहां जाकर क्या करना होगा? उसने कहा, कुछ भी नहीं। बॉन में आप अपने लिए जगह बनाएंगे। आपको वहां की करेंसी मुहैया कर दी जाएगी, कम से कम इस हद तक कि आप अपने इब्तिदाई काम चला सकें। और उसके बाद मिस्टर अली यार खान, हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहां पहुंच जाएं। उस वक्त तक आप जिस तरह भी मुमकिन हो वक्त गुजारें। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ पेश आ जाएं जो आपके ख्याल में मशकूक हों तो आप अपना ये मेकअप तब्दील भी कर सकते हैं। बहरतौर बॉन में आपको सिर्फ इतना वक्त गुजारना है कि हम वहां तक पहुंच जाएं। मैंने कहा, तुम लोगों के बारे में मुझे किस तरह मालूम होगा कि तुम वहां आ चुके हो? उसने कहा, इसके लिए हम कोई तरीक़ाकार मुतय्यन कर लेंगे। फर्ज कीजिए मैं अखबार में यानी बॉन के किसी भी अंग्रेजी अखबार में ये इश्तिहार देता हूँ कि हार्सन बिलोशर मिकाइल से फला जगह मुलाकात कर ले, तो मुझे यकीन है कि आपको हमें तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा वहां पहुंचना कब तक मुतवक्के होगा? उसने कहा, इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिन का तयन कर लिया जाए। मैंने कहा, क्या इतनी करेंसी मेरे हवाले की जाएगी कि मैं 15 दिन आराम से वहां गुजार सकूं? उसने कहा, इस सिलसिले में हम माजरत खां हैं। अगर ज्यादा करेंसी मुहैया कर भी दें तो आप उसे लेकर नहीं जा सकेंगे और खामखा मशकूक हो जाएंगे। मजीद करेंसी आपको वहीं किसी तरह हासिल करना होगी। क्या ये काम आपके लिए मुश्किल होगा? मैंने कहा, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने सिर्फ मालूम किया था तुमसे, अब बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। तो अब क्या प्रोग्राम है? वो बोला, बस अब से थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ से निकाल कर खुफिया तौर पर तिल अवीव ले जाया जाएगा। इस दौरान मैं आपका मेकअप किए देता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मेकअप का सामान लेकर आए हो? वो बोला, न सिर्फ मेकअप का सामान बल्कि लुइस हार्बिन की मुख्तलिफ अंदाज की तस्वीरें भी। मैंने कहा, और उसकी आवाज़ के बारे में क्या किया जाएगा? दानिश रमजी ने कहा, उसकी आवाज़ का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अगर आप आवाज़ों को नकल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बॉन में जाकर आपको किसी से मिलना तो है नहीं। मुझे सूरत हाल पर कोई एतराज़ नहीं था।
उन लोगों ने अगर तमाम मामलात संभाल लिए थे और इस तरह मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ तक ले आए थे तो फिर मेरा भी फर्ज था कि मैं उन पर भरोसा करूं। दानिश रमजी एक माहिर मेकअप मैन था। उसने मेरे चेहरे की मुरम्मत शुरू कर दी। आधे घंटे के बाद अपने काम से फारिग होकर उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। इस दौरान शहनाज भी मेरे सामने ही बैठी रही थी और दिलचस्पी से मेरा चेहरा देखती रही। उस हसीन लड़की की कारकर्दगी को देखते हुए मैं उसकी इज्जत करने लगा था और फिर उस मुख्तसर अरसे में उसके और मेरे दरमियान खासी जगानगत भी पैदा हो गई थी। फिर उसी रात हमने वहां से सफर शुरू कर दिया। रमजी अपने साथ एक उम्दा किस्म की कार लेकर आया था जिसमें बैठकर हम चल पड़े। शहनाज मरजूका हमारे साथ नहीं आई थी। खुली छत की कार में बड़े सुकून से सफर जारी रहा। रास्ते में कोई गड़बड़ न हुई। सिर्फ तेल अवीव में दाखिल होकर हमें कुछ लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन चालाक दानिश रमजी ने तमाम बातों का ख्याल रखा था। उसने अपने और मेरे कागजात उन लोगों को दिखाए और हमें वहां से गुजरने की इजाजत दे दी गई। हमने एयरपोर्ट के नजदीक ही एक कैंटीन में वक्त गुजारा था। 10 घंटों में से तकरीबन 6.5 घंटे गुजर चुके थे और अब 3.5 घंटे का मसला था। दानिश रमजी वहीं कैंटीन में बैठा तकरीबन 1.5 घंटे तक मुझे मुख्तलिफ बातें समझाता रहा और उसके बाद वो कुछ मजीद इंतजामात करने चला गया। मैं कैंटीन ही में बैठ रहा। मैं उनके मंसूबे से मुतासिर होकर बॉन रवाना होने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन अब सोच रहा था कि बॉन में मेरी जिंदगी किस अंदाज में गुजरेगी। जिस हैसियत से मैं वहां जा रहा था उसका क्या होगा? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वहां पहुंचकर मैं अपना मेकअप उतार दूं और लोगों की निगाहों से ओझल हो जाऊं, या फिर यही मालूम करने की कोशिश करूं कि लुइस हार्बिन है क्या चीज? इससे पहले भी मैं एंड्रयू के मेकअप में अमेरिका से लंदन पहुंच चुका था, लेकिन वो तजुर्बा बाद में मेरे लिए खासा तल्ख साबित हुआ था। ये दूसरी बात है कि फिर एंड्रयू मेरा दोस्त बन गया था और मुझे बहुत सी मुश्किलात से निकालने का बायस भी बना था। अब एक बार फिर वही तजुर्बा दोहराया जा रहा था और मैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी था। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब मुझे दानिश रमजी ने खुदा हाफिज कहा और मैं उससे पुरजोश मुसाफा करने के बाद इमिग्रेशन हॉल में दाखिल हो गया। यहाँ से फारिग होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद एक खूबसूरत एयर होस्टेस ने मुझे IL के देवहैकल तैयारे में पहुंचा दिया। तैयारे में पहुंचने के बाद मैंने अपनी सीट संभाल ली। मेरा हमसफर एक अधेड़ उम्र फरबा जिस्म शख्स था। उसके बदन का फैलाव मेरी सीट तक था। उसने मुझे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की, ऊँघता ही रहा और यही बेहतर भी था। मैं सोच रहा था कि बॉन पहुंचने के बाद मुझे किस तरह वहां पे वक्त गुजारना चाहिए। गौर किया तो अंदाजा हुआ कि वाकई दानिश रमजी और शहनाज मरजूका के लिए उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मुझे किसी ऐसी फ्लाइट से तेल अवीव से निकालें जिस पर उन लोगों को कोई शुबा न हो सके। अगर ये फ्लाइट बैरूत से या किसी ऐसे मुल्क से जाती जहां PLO के कारकुन मौजूद होते तो यकीनी तौर पर उस फ्लाइट से सफर करने वाले एक एक शख्स पर निगाह रखी जाती। वैसे मैंने एयरपोर्ट पर ऐसी कोई खास हंगामी सूरत नहीं देखी थी जिससे दानिश रमजी की बात की तस्दीक होती। हाँ, अगर बहुत खुफिया इंतजामात रहे हों तो बात दीगर थी। सफर जारी रहा। इस दौरान कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। फिर तैयारा बॉन पहुंचा। पायलट रूम से बॉन के मौसम के बारे में बताया जा रहा था, जहां उस वक्त बारिश हो रही थी। तैयारा रनवे पर उतर गया, सीढ़ी लग गई और मुसाफिरों को कस्टम हाउस तक ले जाने के लिए खुसूसी गाड़ियों का बंदोबस्त कर दिया गया। कस्टम हाउस के बड़े गेट से बाहर कदम रखा ही था कि एक जवान लड़की जिसने संजीदा सा लिबास पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा लगाए हुए थी, हैरत ज़दा सा चेहरा बनाए मेरे पास पहुंच गई। बोली, ओ मेरे खुदा, तुम लुइस, ये तुम ही हो या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मैंने चौंक कर लड़की को देखा और फिर मेरे होंठों पर खामखा मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं तो? लड़की ने गर्दन झटक कर कहा, नहीं, नामुमकिन। और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। बोली, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैंने कहा, इसमें यकीन ना करने की क्या बात है? वो बोली, लुइस, तुम आओ तो सही, यहाँ क्यों खड़े हो? शायद तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो कि मैं मिस्टर ग्रेस को अभी थोड़ी देर कबल एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई थी। वो साउथ अफ्रीका रवाना हो गए हैं। मैंने कहा, खूब, अगर तुम मुझे लुइस बनाने पर ही तुली हुई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो बोली, नामुमकिन। देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुम लुइस हार्बिन नहीं हो? मैंने कहा, कमाल है। अगर आप चाहती हैं कि मैं लुइस हार्बिन बन जाऊं तो मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। उसने कहा, तो फिर आओ कहीं बैठ कर बात करते हैं। मैं एक लम्हे के लिए सटपटा सा गया। लड़की ने मुझे उस नाम से पुकारा था जिसके मेकअप में मैं यहाँ आया था, लेकिन ये कौन है और क्या है, इस सिलसिले में कुछ न कुछ मालूम होना जरूरी था। शहनाज या दानिश खुद भी लुइस हार्बिन को नहीं जानते थे। ये जरा सी उलझन की बात थी।
बहरहाल मैं लड़की के साथ आगे बढ़ गया। सोचा देखूंगा अब जो कुछ भी हालात पेश आए। वो मुझे लिए हुए एक खूबसूरत से रेस्तोरां में दाखिल हो गई जो एयरपोर्ट से थोड़े ही फासले पर था। मौसम के लिहाज से रेस्तोरां में मौसीकी का एहतमाम था। मध्यम रोशनियां माहौल को पुरस्रार बनाए हुए थीं। एक पुरसुकून गोशे में हम दोनों बैठ गए। लड़की ने टटोलने वाली निगाहों से मुझे देखा और फिर वेटर को बुलाकर कॉफी तलब कर ली। बोली, तुम्हारी वापसी मेरे लिए इंतहाई खतरनाक है। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रही थी लुइस। मैंने कहा, मसलन? बोली, मसलन ये कि अब तुम बॉन कभी वापस नहीं आओगे। कैरेट आज भी तुम्हें याद करता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसने अलबत्ता एक बार जरूर कहा था कि तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन वापस बॉन ही आओगे। मैंने कहा, अब मैं इस सिलसिले में मजीद क्या कहूँ डियर। अब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता तो यकीनन तुम्हें अफसोस होगा। वो बोली, हाँ कहते रहो कहते रहो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन ही कब करती हूँ, सदा के शरीर हो। मैंने कहा, इसके साथ साथ ही अगर अपना नाम भी बता दो तो मेरे लिए बाइस से मुसरत होगा। वो ताज्जुब से मुझे देखने लगी। बोली, लुइस आखिर मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैं डैनी हूँ, डैनी ब्राउनसन। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर मिस डैनी ब्राउनसन। वो अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से हंस पड़ी। उसी वक्त कॉफी आ गई थी। बेहतरीन कॉफी ने उस वक्त बहुत लुत्फ दिया। कॉफी पीने के बाद हम दोनों अपनी जगह से उठ गए। डैनी कहने लगी, अगर तुम कैरेट से मिलना चाहो तो हम लोग सीधे यहाँ से वहीं चलते हैं, वो तुम्हें देखकर बेपनाह खुश होगा। मैंने कहा, डैनी मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। मुमकिन है मेरी शक्ल किसी लुइस हार्बिन से मिलती हो, लेकिन दर हकीकत मैं लुइस हार्बिन नहीं हूँ। वो बोली, मैं इस बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम खुद को लुइस हार्बिन क्यों तस्लीम नहीं कर रहे। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ से क्यों फरार हुए थे और कैरेट तुम्हारी वापसी के बारे में मशकूक क्यों है। लेकिन कोई बात नहीं, सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। आओ। मैं बिला तारुज उसके साथ बाहर निकल आया। लड़की के बारे में कोई फैसला करते हुए जरा दिक्कत हो रही थी। अगर वो मुझे लुइस हार्बिन के नाम से न पुकारती तो शायद मैं उसे नजरअंदाज करके निकल जाता, लेकिन अब ये मेरे लिए जरा मुश्किल था। चुनाचे मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ कर चल पड़ा। वो खासी तेज ड्राइविंग कर रही थी। एयरपोर्ट से आगे बढ़कर वो एक चौराहे से बाईं समत मुड़ गई। उस तरफ तकरीबन सुनसान इलाका था। गालिबन उसने शहर जाने वाला रास्ता छोड़ दिया था। मैं सोच रहा था कि किसी नई मुसीबत का शिकार न हो जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो जो होगा देखा जाएगा। ये 15 दिन तो किसी न किसी तरह गुजारने ही हैं। लुइस हार्बिन के बारे में भी मालूम हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। चुनाचे मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। ये सुनसान सड़क खासी तवील थी और आगे चलकर बाईं समत घूम गई थी। लेकिन जब हम एक मोड़ पर घूमे तो दफतन मेरी निगाह अकब नुमा आईने की तरफ उठ गई। मैंने उस शोख रंग की कार को एयरपोर्ट पर भी देखा था। गालिबन उसके रंग की शोखी ही निगाहों में रह गई थी। उसके बाद एक बार और उसकी झलक नजर आई और अब वो हमारी कार के पीछे पीछे ही ये मोड़ मुड़ी थी। मैंने लड़की को मुखातिब किया, डैनी अकब नुमा आईने में उस कार को देखो, क्या ये हमारे साथियों में से हो सकते हैं? एक लम्हे के लिए उसका हाथ स्टीयरिंग पर बहका, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और पीछे देखते हुए बोली, नहीं ये कार मेरे लिए अजनबी है। मैंने कहा, ये एयरपोर्ट से हमारा ताकुब कर रहे हैं। वो बोली, ओह क्या वाकई तुम्हें यकीन है? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, कार एक साइड करके रोक दो। डैनी का पांव बेइख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार कम कर रही थी और फिर उसने कार सड़क से उतार कर ब्रेक लगा दिए। मैंने कहा, इंजन बंद कर दो, और उसने मेरी उस तीसरी हिदायत पर भी बेचूचरा अमल किया। शोख रंग की कार वाले काफी दलेर मालूम होते थे। वो हमारे नजदीक ही आकर रुक गए थे और फिर कार में से 3 आदमी फुर्ती से नीचे उतर आए। ये सब के सब बरसातियों में मलबूस थे और अच्छे खासे तनोतोश के मालिक थे। दूसरे ही लम्हे वो हमारी कार की जानिब दौड़े। उनके हाथों में दबे हुए पिस्तौल साफ देखे जा सकते थे। उनमें से एक ने कार के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलते हुए कहा, नीचे आ जाओ। लहजे में सफाकी थी और पिस्तौल की नाल मेरी पेशानी की जानिब उठी हुई थी। मैंने कहा, क्या चाहते हो, क्या बात है? और तवील कामत शख्स ने मेरे गिरबान पर हाथ डालकर मुझे नीचे घसीट लिया। लेकिन अब इस तरह तो मैं उनके कब्जे में नहीं आ सकता था। मैंने अपने बदन को यूं ढीला छोड़ दिया कि मुझे घसीटने की कोशिश उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई और मैं उस पर जा गिरा। उसके सीने से टकराते ही मैंने अपना सर पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर दे मारा और उसके साथ ही दूसरा हाथ उसके पिस्तौल पर डाल दिया। उसने पिस्तौल मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने फुर्ती से पिस्तौल का रुख बदला और उसके हाथ की उंगली पर दबाव डालते हुए ट्रिगर दबा दिया। एक फायर हुआ और नजदीक खड़ा हुआ शख्स पेट पकड़कर जमीन की जानिब झुक गया।
दूसरे आदमी ने एक हौलनाक धाड़ के साथ हम दोनों पर ही छलांग लगा दी, लेकिन मेरे लिए अब ये मुश्किल नहीं था कि मैं उस शख्स को छोड़कर पीछे हट जाऊं। वो अपने साथी पर गिरा और फिर बुरी तरह दोनों कार से टकरा गए। डैनी अभी तक स्टीयरिंग पर बैठी हुई थी। कार से टकराने वाले अपने आप को संभाल कर फिर मुझ पर हमला आवर हुए, लेकिन मैं उन्हें इसका मौका नहीं देना चाहता था कि वो मुझ पर काबू पा लें। चुनाचे यूं ही वो मुझ तक पहुंचे, मैं नीचे बैठ गया और वो अपनी झोंक में मुझसे टकरा कर मेरे पीछे उलट गए। अब डैनी भी नीचे उतर आई और फुर्ती से दौड़ती हुई उस तरफ आ गई जहां हम लोग लड़ रहे थे। उसने गिरे हुए आदमी की पेशानी पर बेइख्तियार ठोकर मारी और एक खौफनाक वाकया पेश आ गया। उसके जूते की सख्त नोक उसकी आंख में घुस गई थी। उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली और दूसरा आदमी जो संभल कर उठने की कोशिश कर रहा था बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने अपने साथी को देखा और फिर अंधाधुंध कार की जानिब भागा। कार का इंजन स्टार्ट छोड़ दिया गया था। वो फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर बैठा और अपने दोनों साथियों को छोड़कर फरार हो गया। जख्मी शख्स बुरी तरह तड़प रहा था। आंख से निकलने वाला खून उसके चेहरे पर फैल गया था। डैनी भी बुरी तरह कांप रही थी। मैं उसे संभाले हुए कार के नजदीक आ गया। उन दोनों के बारे में उस वक्त कोई तफ्तीश मुनासिब नहीं थी। मैंने डैनी को अपनी जगह बिठाया और खुद घूमकर स्टीयरिंग संभाल लिया। कार स्टार्ट करके मैंने उसी तरफ बढ़ा दी जिस तरफ वो शोख रंग की कार गई थी। डैनी ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए थे और उसके बदन में अब भी थरथराहट थी। मैंने कहा, ए डैनी, ये क्या बुज़दिली है? तुम कांप क्यों रही हो? उसने लरसती हुई आवाज में कहा, मेरे खुदा, मेरा ये मकसद तो नहीं था। मैंने कहा, देखो, मैं दरवाजे का हैंडल खोलूंगा और तुम्हें बाहर उछाल दूंगा, वरना अपने आप को संभालो। डैनी ने जल्दी से अपने चेहरे पर से दोनों हाथ हटा लिए। वो सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर आहिस्ता से बोली, मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी थी। हमें अपनी हिफाजत के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। वैसे ये कौन हो सकते हैं? वो बोली, खुदा जाने, मुझे कैरेट को इनके बारे में इत्तला देना होगी। हमने इनकी कार का नंबर भी नहीं देखा। लेकिन कैसे देखती मैं? मुझसे जो कुछ हो गया, शायद कैरेट भी उसे पसंद न करे। क्या वो मर जाएगा लुइस? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मर नहीं जाएगा तो काना जरूर हो जाएगा। वो बोली, तुम मुस्कुरा रहे हो लुइस? तुम ऐसी सूरत में भी मुस्कुरा सकते हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं हर हाल में मुस्कुरा सकता हूँ डैनी। वो पलट कर पीछे देखने लगी। बोली, वो दोनों उसी जगह पड़े हैं। उनमें से एक को गोली लगी है। क्या वो भी मर जाएगा? मैंने कहा, मुमकिन है वो दोनों ही मर जाएं। अब तुम उनका ख्याल जहन से निकाल दो। आगे जाने वाली कार तो इस तरह गई है कि अब उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, और डैनी सीट की पुश्त से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। मैंने कहा, क्या तुम बेहोश होने की कोशिश कर रहे हो डैनी? अगर ऐसा हो तो मुझे बताओ, मुझे किस तरफ चलते रहना चाहिए? वो चौंक कर सीधी हो गई। बोली, तुम्हारा मजाक अभी तक जारी है? मैंने कहा, मजाक? बोली, हाँ मजाक। तुम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है? मैंने कहा, ओ डैनी डियर, शायद मेरा जहनी तवाजुन कुछ बिगड़ गया है। तुम बता ही दो तो अच्छा है। वो बोली, मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर ले जा रही हूँ। मैंने कहा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारा फ्लैट है कहाँ? वो बोली, साउथ इन में। क्या तुम ये बातें फरामोश कर बैठे हो? मैंने कहा, हाँ, साउथ इन का रास्ता बता दो। डैनी ने गुस्सीले लहजे में कहा, सीधे चलते रहो। और मैं कार दौड़ाता रहा। काफी दूर चलने के बाद मुझे इमारतों का सिलसिला नजर आया। इमारतों के नजदीक पहुंचने के बाद एक बार फिर मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। डैनी चौंक कर मुझे देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? कार की रफ्तार क्यों कम कर दी? मैंने कहा, आओ अब तुम स्टीयरिंग संभाल लो, मैं थक गया हूँ। उसने कहा, वो अभी मैं आसाबी तौर पर पुरसुकून नहीं हूँ। मैंने कहा, खुद को पुरसुकून करो डैनी और आ जाओ। कार को रोककर उसका दरवाजा खोलकर मैं नीचे उतर गया। वो उलझी हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने स्टीयरिंग दोबारा संभाल लिया और मैं उसके बराबर सीट पर बैठ गया। कुछ देर के बाद कार पेच दर पेच गलियों और सड़कों से गुजरकर एक इमारत के सामने रुक गई। इमारत के नीचे गिराज बने हुए थे। उसने कार एक गिराज में खड़ी कर दी और मेरे साथ इमारत के सदर दरवाजे की जानिब चल पड़ी। पहली मंजिल के एक फ्लैट पर रुककर उसने फ्लैट का ताला खोला और मुझे अंदर आने का इशारा करती हुई अंदर दाखिल हो गई। छोटा सा लेकिन खूबसूरत फ्लैट था। वो मुझे लिए हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गई। एक सोफे पर बैठते हुए मैंने उससे कहा, डैनी, क्या तुम्हें मुझ पर शुबा नहीं है? बोली, कैसा शुबा? मैंने कहा, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन एक बात मैं फिर तुम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं लुइस हार्बन नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے